नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और इस चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ये मतदान अब अपने आखिरी दौर में है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। 3 बजे तक के जो आंकड़े आए थे उसके मुताबिक कुल वोटिंग फीसदी 48% रही, जो कि पिछले बार से कम है। पहले चरण में 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर इसकी तुलना हम साल 2017 से करें तो साल 2017 के चुनाव में बीजेपी को यहां की 58 में से 53 सीटों पर जीत मिली थी, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% था, जबकि सपा और बीएसपी को 2-2 सीटें और आरएलडी को 1 सीट मिली थी, यानी बीजेपी का इस इलाके पर पूरी तरह से कब्जा था। ये इलाका ध्रुवीकरण का केंद्र भी माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये चुनाव भी ध्रुवीकरण की राजनीति का इम्तिहान है। पहले दौर के मतदान के दौरान ही जब वोटिंग चल रही है तो प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में रैली की है। अगले दौर के लिए जाहिर है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है ताकि राज्य दंगा मुक्त हो, भय मुक्त रह सके, और उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि योगी सरकार आगे भी अपराधियों पर नकेल कसती रहेगी और विकास के काम जारी रखेगी। तो ये सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली हुई। इसी के साथ साथ रामपुर में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी और उन्होंने कहा कि चुनाव मुद्दों पर और विकास के काम के आधार पर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी विवादों में घिर गए, क्योंकि उन्होंने आज अपना वोट नहीं डाला। वो व्यस्त रहे अपने कैंपेन में। अखिलेश यादव के साथ बिजनौर में दूसरे दौर का प्रचार करने में वो जुटे रहे और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि वो देखेंगे कि शायद 6 बजे तक वो वोट डाल पाएं। इसी दौरान एक बड़ी खबर आई आशीष मिश्र को लेके। लखीमपुर हिंसा के आरोपी हैं आशीष मिश्र और मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। इनके ऊपर ये मुख्य आरोपी हैं और इन्हें जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से इन्हें जमानत मिली है। ये केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। आशीष मिश्र 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में जो हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हुई थी, इस मामले में मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्र और इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से इस समय बेल मिल गई है। और इसको लेकर कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि याद रखिए कि किसानों की जो आंदोलनकारी किसान थे उनकी एक मुख्य मांग ये थी कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए, जिनके लड़के हैं आशीष मिश्र, लेकिन अभी कोर्ट से इन्हें बेल मिल गई है। इस पे प्रतिक्रिया देखते हैं अखिलेश की। पहले सरकार एक कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। आशीष मिश्र की जमानत पर प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों का नरसंहार करने वालों के पिता की प्रधानमंत्री ने बर्खास्तगी नहीं की। आज उसकी जमानत उनको मिल गई, अब वो खुलेआम घूमेगा। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इस पर ट्वीट किया है। जयंत चौधरी का कहना है, क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा और 4 महीनों में जमानत मिली है।
आशीष मिश्र की जमानत के आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस पर क्या क्या सवाल उठाए, क्योंकि आशीष मिश्र को बेल तो मिली है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं, कुछ टिप्पणियां जो हैं वो कोर्ट ने की है पुलिस के रोल पे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद हैं। आशीष, पुलिस ने क्या कहा है, इसमें किस तरह के सवाल उठाए हैं पुलिस के रोल पे? जी देखिए, अब यहाँ पर जो बेल ऑर्डर है करीब 17 पेज का, उसमें जस्टिस राजीव सिंह जो जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, उन्होंने एक रीजन दिया है कि क्यों आशीष मिश्रा को बेल देने के लिए वो सहमत है। तो उनका ये कहना है मोटे मोटे तौर पर कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में, अपनी जांच में ये कहा है कि आशीष मिश्रा ने गोलियां चलाई, उसकी मुख्य भूमिका है, लेकिन मौके पर कोई जिसकी मौत हुई है या जो कोई घायल हुआ है, किसी के भी शरीर पर गोली की कोई चोट नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने कही है कि बार बार अभियोजन पक्ष यानी पुलिस ये कह रही है कि आशीष मिश्रा ने जो ड्राइवर है उसको उकसाया कि वो गाड़ी को, जो जीप है उसको किसानों पर, प्रदर्शनकारियों पर चढ़ा दे, उनको कुचल दे। लेकिन जो ड्राइवर है उसकी और 2 और लोगों की जो गाड़ी में मौजूद थे उनकी पीट कर हत्या हो गई। तो ऐसे में हाईकोर्ट कह रहा है कि इस बात की भी संभावना हो सकती है, जिस तरीके से पुलिस कह रही है, अभियोजन पक्ष कह रहा है कि हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे कि डर के मारे ड्राइवर जो है तेजी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई और प्रदर्शनकारी कुचले गए। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जब भी पुलिस ने जांच के लिए बुलाया आशीष मिश्रा पेश हुआ, तो ऐसे में उसको जमानत दी जानी चाहिए और जमानत देने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कुछ कंडीशन भी लगाई हैं, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ वो नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो और जब भी सुनवाई होगी, अदालत ट्रायल कोर्ट बुलाएगी, वो जाएंगे, मामले को टालने की मांग नहीं करेंगे। लेकिन ये काफी अहम फैसला इसलिए भी है कि जिस तरीके से घटना हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने नगमा इसमें दखल दिया, एक चिट्ठी के ऊपर उसको PIL बना दिया और फिर इसमें दखल दिया, SIT बनाई, निगरानी में जांच के आदेश दिए, रिटायर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किया चार्जशीट फाइल होने तक, और वो केस अभी पेंडिंग है, वो खत्म नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद एक बार फिर सुनवाई करेंगे, ये देखेंगे कि क्या मामले का ट्रायल भी वहां से कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरी जगह। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर, और मुझे लगता है कि जो फैसला है इसको जल्द से जल्द, यानी आज या कल में ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर इस फैसले पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं याचिकाकर्ताओं द्वारा। जी जी जी, इस फैसले पर सवाल उठाए जा सकते हैं याचिकाकर्ता द्वारा, और इसके बारे में कोर्ट ने काफी विस्तृत जानकारी दी है। धन्यवाद आपका आशीष, इस बातचीत के लिए, बताने के लिए हमें विस्तार से कोर्ट ने किस तरह के सवाल उठाए हैं पुलिस के रोल पे भी, और जो बेल मिली है अभी आशीष मिश्र को, वो क्यों बेल दी गई है, इसके ऊपर भी विस्तार से बताया गया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए महेश वर्मा है, बीजेपी के नेता, सुचि विश्वास कांग्रेस प्रवक्ता, और इसके अलावा हमारे साथ सावित मलिक हैं जो किसान नेता हैं। सभी जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। आशीष मिश्र को बेल मिल गई है, जयंत चौधरी का इस पर ट्वीट भी आया कि 4 किसानों की मौत हुई थी और 4 महीने में बेल मिल गई। आपकी प्रतिक्रिया। नगमा जी, हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि जिसके पिता सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, तो उसके बेटे को कौन क्या बिगाड़ सकता है। और किसानों को पहले दिन से ही ये शंका थी, आशंका थी, और हम लोग बार बार कहते रहे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस पे काम करती है? वो करती है तथ्यों के आधार पर, गवाहों के आधार पर काम। और तथ्य किसने दिए, गवाह किसने दिए, कागज किसने बनाए? हम लोग किसान हैं तो ज्यादा कानूनी चीज नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो फोर्सेज काम कर रही थी, जिसने जांच की और जो सबूत इकट्ठे कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से हुआ है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जिस समय ये घटना हुई सड़क के ऊपर, और जो लोग चल रहे थे पैदल, जिनको गाड़ी से रौंदा गया, उसके अंदर जो वहां के नेता थे तेजेंद्र सिंह विर्क, वो जिनकी जान बच गई, वो कई महीने हॉस्पिटल में रहे। और उस घटना को पुलिस ने कभी भी कवर नहीं किया, क्योंकि वहां पर सबूत होते तो उनको जुटाया जाता, वो कोर्ट के सामने पेश होते। लेकिन पुलिस प्रशासन ने या SIT ने
कभी भी उस घटना को कवर नहीं किया। तो आपने देखा होगा किसी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया है इस समय और जो बेल मिली है, तो कोर्ट के फैसले पर तो आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला है और ये आप कह रहे हैं कि चूंकि सरकार ने वो तमाम साक्ष्य ही पेश नहीं किए जो देने चाहिए थे। नहीं, इसमें तथ्य सामने है, पूरी दुनिया देख सकती है कि जिस स्पॉट पे ये घटना घटी उसको कभी कवर नहीं किया गया, वहां से सबूत जुटाने का काम नहीं किया गया, वहां दुकानों से जो कैमरे थे उनसे कभी पूछताछ नहीं की, वहां के लोगों ने बताया कि हमसे किसी ने पूछताछ नहीं किसान की। जो जी साबित मलिक, किसान जो आंदोलन कर रहे थे और जब आंदोलन खत्म हुआ था उसमें जो बहुत सारी मांगे थी, उसमें एक मुख्य मांग ये थी कि केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी हो। तो और उसके बाद ये भी कुछ दिनों पहले ही एक दिवस मनाया गया कि यहाँ पर एक तरह से वादा खिलाफी हुई है। और अब जो ये बेल मिली है आशीष मिश्रा को, जबकि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग थी वो तो नहीं हुई, और उनके बेटे को जैसा कहा जयंत चौधरी ने भी कि 4 किसान मारे गए और 4 महीने में उन्हें बेल मिल जाती है। क्या लगता है कि जो किसानों की एक बड़ी मांग थी ये उसको एक बहुत बड़ा धक्का है? नगमा जी, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था इन लोगों ने कहा कि आपकी मांगे मान लेंगे और इन्होंने लिखित में भी दिया था कि 15 जनवरी तक हम एमएसपी पे कमेटी बना देंगे, शहीदों को मुआवजा देंगे, मुकदमे वापसी की बात करेंगे। और जितने हमारी मांग थी अजय मिश्रा टेनी वाली तो उन्होंने कहा था कि ये मामला कोर्ट में है और हम इस पे भी विचार करेंगे और इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, पत्ती पराली वाले पे करेंगे, बिजली अधिनियम पे। लेकिन जैसे ही किसान घर गया इन्होंने बिल्कुल झूठा वादा उसको साबित कर दिया और कुछ नहीं किया उस दिन से। ना इन्होंने किसी कमेटी का गठन किया, ना ही मुआवजे की बात की, ना शहीदों के सम्मान की बात की, ना मुकदमे वापसी की बात की, और इन्होंने किसान के साथ में धोखा देने का काम किया है। और हमको जो शंका थी वो पूरी हो गई है और हम फिर कह रहे हैं कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे देश की सरकार अजय मिश्रा टेनी और उसके पुत्र को बचाने का काम कर रही है, वो आज पूरे भारत के सामने आ गया है। महेश वर्मा, इसमें अजय मिश्रा टेनी को बचाने की काम कर रही है सरकार, जबकि एक बड़ी मांग ये थी कि उनकी बर्खास्तगी हो किसानों की। जब आंदोलन खत्म हुआ था तो ये तमाम मांगे और शायद आश्वासन लिखित रूप में दिया गया था। अब जैसा कि कह रहे हैं साबित मलिक के तमाम सबूत ही ठीक से नहीं पेश किए गए और अभी कोर्ट का फैसला आया है तो उस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकते। कोर्ट ने खास कहा है कि आशीष मिश्र को जमानत के जो आदेश दिए गए हैं, एफआईआर में आशीष मिश्र को फायरिंग करने वाला बताया गया लेकिन किसी को भी गोली की चोट नहीं आई। सच में नगमा जी, अगर ये सच में कार्रवाई चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ में हैं तो उनको बर्खास्त कर दो। क्या इनके पास कोई और आदमी नहीं है? क्या अपराधी कोई मंत्री रखेंगे? नगमा जी, मैं ये कहूंगा कि साबित मलिक जो हैं, जो किसान नेता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून के जानकार हैं और मैं इनको कोई आईना दिखाने वाली बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जमानत और जुर्म में फर्क तो इनको भी समझ में आता है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि जुर्म खत्म हो गया। सीआरपीसी में जमानत का अधिकार जो है वो व्यक्ति के पास होता है और वो भी उस सूरत में जब चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अब रही बात कि ये जो कह रहे हैं, अब ये किन कारणों से कह रहे हैं, ये किसान नेता हैं, आज चुनाव है, राजनीतिक जो इस समय एक माहौल जो है, इस तरह की बातों को कहने से वो बीजेपी के खिलाफ बन सकती है, तो ये कहें, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये उसी देश के वासी हैं। नहीं, सभी जी, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मेरी आपसे विनती है नगमा जी, इस तरह से तो बहस नहीं हो पाएगी ना। आप लोगों को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है, यही तो हम भी कह रहे हैं। किसानों को कुचल दो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। नगमा जी, इस तरह से कैसे बात, आपको बताइए, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। महेश जी, जी पूरी कीजिए अपनी बात। मेरा ये कहना है कि ये उस देश के और उस प्रदेश के वासी हैं जहां नाहिद हसन भी होता है, जहां रफीक अंसारी भी होता है, जहां तमाम अपराधी होते हैं। अतीक जैसे लोग, मुख्तार जैसे लोगों को 1 घंटे भी अगर जेल में जाते हैं तो उनको 5 स्टार सुविधा मिलती है। ये वो लोग हैं, ये उनको समर्थन देते हैं जो लोग आज की डेट में कांग्रेस का अगर आप इतिहास निकालिए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नरसंहार इस देश में हुआ, वो सिखों का कत्लेआम हुआ। उनके कातिलों को सम्मान के रूप में सांसद बनाया गया, मंत्री बनाया गया, 1 घंटे के लिए अतीक अहमद और उसके बाद सिखों की राइट, ये तमाम चीजें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तर्क हुआ आपका? जेल में है और 4 महीने से जेल में रहने के बाद मुझे बता दीजिए कि कौन से कानून में लिखा हुआ है
कि आरोप पत्र को उसके खिलाफ दाखिल हो गया, सप्लीमेंट्री आरोप पत्र दाखिल हो गया, आप किस जुर्म में आप उसको जेल में रखिएगा? ये पढ़े लिखे का देश है, यहाँ कानून है, यहाँ संविधान है, यहाँ कोई विधि व्यवस्था है। नहीं क्या मजा? एक मिनट साबित मलिक, आप उनकी बात पूरी करने दीजिए। लेकिन ये बात जो आपने, उन्होंने जैसा कहा कि FIR अगर हुई है, टिप्पणी है, ये हाई कोर्ट की अवमानना है। उसके बाद एक सेकंड, इनको बेल अगर मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका जुर्म खत्म हो गया है, लेकिन बेल तो मिल ही सकती है, ये वो कह रहे हैं महेश जी। लेकिन महेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप अतीक अहमद, आप सिखों के दंगों की बात इसमें किस तरह से जोड़ रहे हैं? क्या आप किसानों को ये लगता है कि उनकी जो मांग थी वो पूरी नहीं हो रही है? वो सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व रहे जो मंत्री के पुत्र, उनके ऊपर अभी उन्हें कोर्ट से बेल मिली है, पर किसानों को ये लग रहा है कि जो वादे उनसे किए गए वो पूरे नहीं हुए, मंत्री को बर्खास्त भी नहीं किया गया। तो हम अगर इसी मुद्दे पर रहें तो बेहतर है। ये मेरे से सवाल है आपका? जी महेश जी, मैं आपसे बोल रही हूं कि ये अतीक अहमद और ये 84 के दंगों से इसको जोड़ने का कोई तर्क समझ नहीं आया। नहीं है ना, तर्क है। अगर नगमा जी, आप उस देश के वासी हैं जिस देश में लाखों लोगों को मारने वाले, जिंदा जलाने वाले 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं जाते हैं, और वहां मंत्री पुत्र जो है 4 महीने से जेल में है। ये क्या आपका तर्क हुआ? ये क्या तर्क है कि उस देश के वासी है जहां जेल नहीं जाते हैं, इसलिए आप ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने भी अपराध किया लेकिन ये जेल नहीं गए तो कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से इसका आज की डेट में जिस तरह से इसको फैलाया जा रहा है, जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से इसको लेकर कानूनी विधि व्यवस्था और संविधान जो हमारा है उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये तो हाई कोर्ट पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि हाई कोर्ट जो है उसके पास तो समझ ही नहीं है कि वो एक स्टेट ने जो है, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि पैरवी ढंग से नहीं हुई। अरे क्या आप जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो न्यायविद हैं, वो क्या इस तरह के लोग हैं जो कि किसी भी बात पे यकीन कर लेंगे? वो किसी भी चीज को इस तरह से कोर्ट ने कहा है, मैं वापस आऊंगी इस चर्चा पे। कोर्ट ने जो कहा, एक ब्रेक लेंगे अभी। मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को पूरी तरह से देखते हुए स्पष्ट है कि FIR के अनुसार प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए आशीष मिश्रा ने फायरिंग की, लेकिन जांच के दौरान किसी भी मृतक या किसी घायल व्यक्ति के शरीर पर गोली की चोट नहीं मिली थी। तो ये बताया है कोर्ट ने साफ तौर पे। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, लौटेंगे। हमारे साथ सुची विश्वास भी जुड़ी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, और उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की बात। हम चर्चा कर रहे हैं इस समय आशीष मिश्र की बेल की, जो मुख्य आरोपी थे, जिन पर आरोप था किसानों को लखीमपुर खीरी कांड में किसानों को कुचलने का, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली है। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता, हमारे साथ मौजूद है किसान नेता और कांग्रेस की प्रवक्ता। आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस समय जो बेल मिली है आशीष मिश्र को, उसमें क्या गलत हुआ है? क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि बात यह थी कि गोली चली है, लेकिन किसी की भी मौत जो है वो गोली चलने से नहीं हुई है। आपका प्रश्न मुझसे है? जी सुची विश्वास। हाँ। जी 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 देखिए, जो सरकार में है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, सार्वजनिक जीवन के कुछ नियम होते हैं, लेकिन यह सरकार तो अराजकता और अनैतिकता के सारे मानकों को तोड़ चुकी है। ये तो चिन्मयानंद के जेल से आने पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा सलामी देती है, ये तो कुलदीप सेंगर का बचाव करती है, ये तो हाथरस रेप पीड़िता को आधी रात में दाह करा देती है। यह सरकार तो MJ अकबर पर आरोप लगने के बाद एक चिट्ठी तक नहीं इशू करती। तो ऐसी सरकार जो अपराधियों को संरक्षण देने के लिए विश्व विख्यात है, जिसका जिला अध्यक्ष होने के लिए आधा दर्जन मुकदमा होना, पंजीकृत होना अनिवार्य है। अभी हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता अतीक अहमद की बात कर रहे थे, लग रहा है धनंजय सिंह को क्रिकेट खेलते नहीं देखा, लग रहा है मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी वाला जो जेलों की गैंगवार है वो भूल गए। आपकी सरकार माफियाओं के साथ किस तरह ऑपरेट करती है। सबसे बड़ा भूमाफिया आपकी पार्टी में, सबसे बड़ा शिक्षा माफिया आपकी पार्टी में, सबसे बड़ा खनन माफिया आपकी पार्टी में। तो कैसे ये नेक्सस और ये रैकेट चलता है भारतीय जनता पार्टी का, अंडर द टेबल क्या सेटलमेंट्स आप करते हैं, तो वर्मा जी को तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। और रही बात किसानों की, जब लखीमपुर नरसंहार के आरोपी के पिता को गृह मंत्री स्वयं मंच पर खड़ा करके दूरबीन से प्रदेश में बाहुबली ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी अनैतिक, अराजक, अविवेकी और अदूरदर्शी सरकार से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं।
और ये तो लखीमपुर नरसंहार तो इनके आंख की किरकिरी रही। अभी हमारे साथी इमरजेंसी, अरे कांग्रेस में इतनी नैतिकता तो है कि आरोप लगे तो उस पर व्यक्त करती है, दुख तो व्यक्त करती है। ये तो गोधरा के आरोप से लेकर और स्नूप गेट के मैटर तक पूरे प्रदेश और देश और दुनिया में पता चल गया कि पेगासस स्पाईवेयर कर रहे हैं। 2 शब्द दुख के ना इन्होंने आज तक अर्थव्यवस्था के लिए व्यक्त किए, ना डेमोनेटाइजेशन स्कैम के लिए कोई खेद व्यक्त किया, ना गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, इतना अनियोजित जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया, ना कोविड पैंडेमिक फेल्योर की कोई जिम्मेदारी ली। तो ये तो अपराधियों सुची, की आपने सरकार भी है, गुंडे और सत्ता आपने भी चरम पर। इकोनॉमी से लेके जीएसटी से लेके सभी चीज को लपेट दिया, लेकिन आपने जिस तरह से जिन बाहुबलियों के और जिन अपराधियों के नाम लिए, क्योंकि महेश जी ने भी शुरुआत की अतीक अहमद की बात से, तो महेश जी आप इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। धनंजय से लेके तमाम लोगों के नाम लिए हैं यहाँ पर सुची विश्वास ने, तो फिर आप किस तरह से अतीक अहमद और ये कि आपकी सरकार जो है वो कैसे इन अपराधियों पे बहुत सख्त है, किस तरह कह सकते हैं आप? महेश जी, आप अगर कुछ कह रहे हैं तो म्यूट पे हैं आप। हाँ, मैं नगमा जी ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं कि इस तरह की चीजों पे सवाल खड़ा करे। भाई कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है, कांग्रेस कहती है आपको अधिकार नहीं है, नैतिक भी दोस्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे तमाम लोग हैं, फिर आप एक दूसरे पर आरोप ही लगाना छोड़ दें। पूरी बात कहने दीजिए नगमा जी, तब आपके दर्शकों को भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। सवाल उठता है कि ये सारी राग और डफली इन्होंने बजा दी, लेकिन ये अंतर नहीं कर पाई कि जमानत और जुर्म में फर्क क्या है। ये उसके ऊपर कोई, आपके सवाल के ऊपर इन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। और मैंने अगर अतीक और मुख्तार और तमाम लोगों का नाम गिनाया, अपराधियों के, उन्हीं अपराधियों को आज जेल में सजा मिल रही है। आप सोचिए, अगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि पैरवी ना होने की वजह से ये आशीष मिश्रा को वो मिला है जमानत, तो मैं तो ये कहूंगा कि पैरवी ना होने की वजह से वो अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और प्रदेश की जो चैन थी वो उड़ी हुई थी, अशांति फैली हुई थी, इस प्रदेश को जो है दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे लोगों को अगर जेल के पीछे हैं, और यहाँ इंसाफ की बात अगर आप कर रही हैं, तो ये वही लोग हैं कांग्रेसी जिन्होंने लाखों सिखों को मतलब जिंदा जलाया और उसके बावजूद भी 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं गए। जब सिखों की बात पर बाद में आएंगे, पहले भी उत्तर प्रदेश तक रहिए जी। सुची विश्वास, आपकी प्रतिक्रिया, आपका जवाब। अब ये तो कोई बात नहीं है ना, आप मुझे वो तो सारा कुछ नहीं, आपने यूपी की बात की, आपने मुख्तार अंसारी की बात की, अतीक अहमद की बात की कि कैसे ये अपराधी जो हैं ये खुलेआम घूम रहे थे। अब इस पर उनका जवाब देने दीजिए। हाँ सुची, देखिए, इन्होंने दूसरे पाकिस्तान की बात कर दी। औरंगजेब से, बाबर से लेके, पाकिस्तान से, जिन्ना से लेके, कभी कभी हॉर्लिक्स का सेवन करिए, कभी कभी नाम लिया करिए चाइना का भी। अगर यकीन ना हो तो सैटेलाइट इमेजेस देखिए, यकीन ना हो तो पेंटागन की रिपोर्ट देखिए, यकीन ना हो तो देश की सीमाओं पर एक नजर दौड़ाइए। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर की, और हम बात कर रहे हैं ये कि आशीष मिश्रा को जिस समय बेल मिली है उस पर उसका क्या असर होता है। 1 मिनट, आप पाकिस्तान, आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम लोगों पे पहुंच जाते हो तो ये बहस कहीं और चली जाती है। ये तमाम बातें, सुची विश्वास, एक मिनट, ये तमाम बातें इसी में नहीं हो सकती हैं, चाहे वो सिखों का नरसंहार हो, ये तमाम चर्चा यहां पे नहीं हो सकती है। हम बात किसानों की कर रहे थे और उत्तर प्रदेश तक सीमित रहकर, अगर आप उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें। पर धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि अभी हम सभी का हिसाब, सिखों के खिलाफ हिंसा, पाकिस्तान और तमाम चीजों के हिसाब किताब इस समय नहीं कर सकते हैं। पर आज जो है ये भी याद रखिए कि आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हुई है। तो अब उत्तर प्रदेश की वोटिंग से जुड़ी खबरें। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 बजे तक 48% वोट डले।
आज जिन जिलों में मतदान हो रहा है वो सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के बीच नेताओं ने दूसरे दौर का प्रचार तेज कर दिया। प्रधानमंत्री सहारनपुर में रहे, वहां पे उन्होंने रैली की और यूपी को दंगा मुक्त और भयमुक्त रखने के लिए बीजेपी सरकार को जरूरी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार भी डबल हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों, कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है। डबल भ्रष्टाचार हो रहा है और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। पहले चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान हो रहा है उसमें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के वोट न डालने पे सवाल उठने लगे हैं। जयंत चौधरी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ चुनावी दौरे पर बिजनौर में थे। जयंत चौधरी का कहना है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में समय बहुत कम है। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है, इसलिए प्रचार का समय कम है, इसलिए वो वोट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मुझे पता लगा, मैं आखिर में बताना चाहता हूँ, अभी मुझे पता लगा योगी जी कह रहे हैं कि सर्दी कर दूंगा और शिमला पहुंचा दूंगा। नहीं, मेरा वोट मथुरा में है। हम लोग यहाँ बिजनौर में हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड और पहले राउंड के बीच में सिर्फ 2 ही दिन जो है चुनाव अभियान के हैं। चारू जो मेरी पत्नी हैं वो सुबह ही जाके मथुरा वोट डाल चुकी हैं। यहाँ कार्यक्रम खत्म होगा तो 6 बजे तक जो मतदान केंद्र खुले हैं मैं कोशिश करूँगा वहाँ पहुँच के अपनी वोट डालूँ। और मैं सबको कहता हूं कि वोट जरूर डालें, मत अधिकार का प्रयोग करें और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए वोट दें। तो सबको कह रहे हैं जयंत चौधरी वोट डालने के लिए, लेकिन स्वयं वोट डालने नहीं पहुंचे हैं और 6 बजे तक का समय है। उन्होंने कहा कि वो शायद पहुंच पाए, लेकिन चूंकि वो प्रचार में बहुत व्यस्त हैं इसलिए वो वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं। पर इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और उनके ऊपर काफी टिप्पणी हो रही है कि वो वोट डालने नहीं गए। सुनते हैं क्या कहा है जेपी नड्डा ने। आज एक नेता जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। और ऐसे लोगों को प्रजातंत्र की हनक जवाब देती है, ऐसे लोगों को जवाब देती है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो विपक्ष भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा है हमला करने का। जयंत चौधरी वोट डालने नहीं पहुंचे तो इसके ऊपर नड्डा जी की प्रतिक्रिया आ गई है। आप देखिए वो वोट डालते हैं या नहीं। समय एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और उसके बाद उत्तर प्रदेश से हट के बात करेंगे पंजाब की। और पंजाब चुनाव में पंजाब की मुख्य क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, किस तरह के मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से बात की।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी क्या असेसमेंट है? बिल्कुल फाइनल स्टेज में अब कैंपेन पहुंच गया है, कैंपेन कैसे चल रहा है और असेसमेंट कैसा है आपका? क्लीन स्वीप अकाली दल की है और कांग्रेस एंड आम आदमी हैज बीन वाइप्ड आउट। पीपल कांग्रेस के साथ अब बहुत ही नफरत पंजाब की जनता करती है, मुझे लगा 10 सीटें नहीं आनी। एंड वैसी आम आदमी पार्टी है। पिछले इलेक्शन भी इन्होंने दिल्ली सरकार की एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगाकर हाइप क्रिएट की, पर रिजल्ट 0। इस टाइम उनके सारे एमएलए की रेपुटेशन सबको मालूम है, सो इसलिए वो भी उनकी भी गवर्नमेंट उनकी पार्टी क्लैप्स कर दी है। ठीक है। अभी तक आप बीजेपी के साथ आपका गठबंधन था, नेशनल पार्टी के साथ, इस बार बीएसपी से आपका गठबंधन है, तो ये चेंज किस तरह से ज़मीन पे दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया है, बिकॉज बीएसपी का कार्डर हर असेंबली सेगमेंट में है एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड कई सीटों में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सो बहुत एडवांटेज दोनों पार्टीज़ को है। जब आपकी सरकार थी तो बेदबी का आपके ऊपर आरोप लगा और उसकी वजह से पार्टी का बहुत नाम खराब हुआ। ये मामले अभी भी हो रहे हैं, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? अब वो इशू नहीं है, सबको मालूम है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था और यही कारण है कांग्रेस कोलैप्स कर गई है। ठीक है। एक ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू आपकी सरकार के समय रहा और ड्रग्स अभी भी ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे। पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने और ये अपनी कमी छुपा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है हमने मजिस्ट्रेट साहब पे केस कर दिया है, लेकिन वो कुछ समय की बात है और वो केस आगे बढ़ेगा। मजिस्ट्रेट साहब के केस तो मैं आपके ऊपर भी कर सकता हूँ, इनके ऊपर भी कर सकता हूँ, सरकार है। पर प्रूफ क्या है? हाई कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर आप जो है कैंपेन कर रहे हैं। मैंने कैंपेन आपका देखा, आप ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से आपने काम किया, किस तरह से आप आगे करेंगे। आप चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं, हाईवेज देखें, हम पावर देखें, एयरपोर्ट देखें, सब अकाली दल की सरकार की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो इस वक्त 5 बजे इतना ही।